हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33, 34 और 35। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट में ये है। हाँ, एक्सेप्शनल माना जाता है, अपवाद माना जाता है, लेकिन है तो ना। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फ्लो टूट जाएगा। 32 पढ़ो फिर इसको छोड़ दो, फिर फ्लो टूट जाएगा ना। इसलिए हम इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखो आर्टिकल 33 में क्या है। आर्टिकल 33 में है रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, मतलब मूल अधिकारों को सीमित कर देना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों के साथ, मतलब सरकार को, जो हमारा पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है, कुछ लोगों के साथ उसको जो फंडामेंटल राइट है उसको सीमित कर देना होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं से हमारा जो देश है वो संकट में आ जाता है, मतलब असुरक्षित होता है। अब वो लोग कौन है? सबसे पहले नंबर पे आते हैं सेना लोग, आर्मी ऑफिसर जो होते हैं। आर्मी ऑफिसर को फंडामेंटल राइट नहीं मिलती, मतलब मिलती है लेकिन कभी कभी उनको समाप्त कर दिया जाता है और कभी कभी सीमित कर दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है। क्यों? अब बताओ, आर्मी ऑफिसर को अगर मान लो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई कि हाँ तुमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको फीलिंग आई कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, तो मैं कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊं और कुछ भी, मतलब अपने देश के बारे में जो हमें पता है, सीक्रेट बातें पता है, उसको मैं बता दूं कि देखिए हमने ऐसा ऐसा प्लान किया है पाकिस्तान को लेकर, या ऐसा ऐसा प्लान किया चीन को लेकर। तो हमारा देश संकट में आएगा कि नहीं आएगा? जस्ट थिंक, आएगा ना, संकट में आएगा। इसीलिए जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, मतलब उनकी फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाता है। दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर में इंटेलिजेंस जो होते हैं, सीआईडी ऑफिसर होते हैं या सीबीआई ऑफिसर जो होते हैं, रॉ ऑफिसर जो होते हैं, जो बाहर देशों में रहते हैं। अभी उनको मतलब फीलिंग आ रही, मतलब उनको ऐसा लग जाए कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। हम भी जो जानते हैं अपने देश के बारे में, जो दूसरे देश के बारे में नॉलेज लेके आए हैं, उसको हम किसी भी व्यक्ति से बता सकते हैं। हम चीन जा रहे हैं तो हमसे बता देंगे कि हमने तुम्हारे चीन गए और वहां से आ रहे हैं, तो उसको पहले बता के आएंगे कि हमने तुम्हारे देश में आके ये चीज देखा, ये प्लान बनाया है तुम्हारे लिए, और ऐसे ऐसे आप सावधान रहो। तो ऐसा हो जाएगा तो एक तरीके से देश हमारा संकट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए इनकी भी शक्तियों को, मतलब इनके जो अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। और कभी कभी तो ऐसा केस आ जाता है कि एकदम से समाप्ति कर दिया जाता है, एकदम से बंद कर दिया जाता है। तीसरे पे देखो मीडिया आता है, गुप्तचर वही, मतलब साइड मीडिया। मीडिया की एक फीलिंग रहती है, मीडिया की बात ही अलग है। मीडिया मतलब कभी कभी कुछ, हम सारी सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मीडिया वाले होते हैं उनके अंदर स्मार्टनेस रहती है, कुछ मीडिया वाले होते हैं उनके अंदर ओवर स्मार्टनेस रहती है, मतलब अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी जल्दी जल्दी। आपको एक केस याद होगा जो एक्सीडेंट हुआ था ताज होटल में। उसमें क्या हुआ था कि जब कमांडो उतर रहे थे वहां पे लोगों को बचाने के लिए ताज होटल में, तो कुछ मीडिया वाले सबसे पहले माइक लेके खड़े हुए, देखो हम तुमको लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे कमांडो उतर रहे हैं बच्चे सबकी सुरक्षा करने के लिए। तो जो अंदर आतंकवादी बैठे थे वो लाइव पूरा देख रहे थे, इसी में हमारे शहीद, बहुत लोग जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो इसमें मीडिया की गलती है कि नहीं है? मीडिया की गलती है ना। तो इसीलिए मीडिया की गलती, मीडिया को भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया। मीडिया के भी मौलिक अधिकार को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया कि आप जैसा आप समझते हो कि आपको इतनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेस की स्वतंत्रता, हम किसी से कुछ भी बोलेंगे या किसी से कुछ भी पूछेंगे, कहीं भी कुछ भी दिखाने लगे, ये ऐसा नहीं है। जितना एक कॉमन पर्सन को स्वतंत्रता रहती है, कॉमन पर्सन मान लो ई रिक्शा वाले को, जितना एक ई रिक्शा वाले को स्वतंत्रता रहती है बोलने की, अभिव्यक्ति करने की, उतना ही मीडिया को रहती है। लेकिन मीडिया वाले कुछ लोग बोलने में भी अच्छे होते हैं तो उनको थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस आ जाता है कभी कभी, तो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 33 में क्या है? अगर आर्टिकल 33 को अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको एक अच्छी सी लाइन पढ़ने को मिलेगी कि संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। सशस्त्र बलों में यही 3 लोग आते हैं, सैनिक आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, और ये गुप्तचर आते हैं, इंटेलिजेंस आते हैं, और ये मीडिया आता है। कि संसद जो है, पार्लियामेंट, इन लोगों के मौलिक अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती है, और सीमित तो इनका अधिकार हमेशा रहता है, मतलब ये अपने अधिकार को खुले रूप से नहीं यूज कर पाते, फंडामेंटल राइट को। अब देखो इसके बाद आता है आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 34 को समझने से पहले आपको एक बार 33 को फिर से झांकना होगा। झांकने मतलब देखो, अब सेना के अधिकार को छीन लिया गया कि नहीं? मौलिक अधिकार को, सेना के मौलिक अधिकार को छीना गया है ना। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तब उनका एक अलग अधिकार होता है, मतलब उनका एक अलग कानून होता है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो होता है वो बहुत ही एक तरीके से तगड़ा लॉ होता है, जो जिस देश के जिस क्षेत्र में लागू हो जाता है ना मार्शल लॉ, उस देश में जितने नागरिक होते हैं, देश उस क्षेत्र में जितने नागरिक होते हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट होती है वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। ये देखो लिखा, मतलब अगर जब ये लागू हो गया तो मूल अधिकार जो है वो अपने आप ही सीमित हो जाएगा। मार्शल लॉ, अब मार्शल लॉ
में क्या होता है, मार्शल लॉ में होता है कि जैसे जिस क्षेत्र में लागू हो गया तो उसमें आप जो सैनिक रहेंगे, जो ऑफिसर्स रहेंगे, पूछेंगे नहीं कि हमको तुम्हारे घर में जाके तलाशी लेना है, देखना है कि आतंकी तो नहीं छुपे हैं या तुम्हारे घर में कुछ बम विस्फोट तो नहीं रखे हैं, तो ये पूछेंगे नहीं आपसे। वो खट से जाएंगे, सारा उलझ पलट कर जितना होगा सब देख के चलेंगे। तो आप ये मत कहिएगा नहीं है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें पर्सनल लिबर्टी है, हमें स्वतंत्रता है, मेरे घर में ऐसे नहीं आ सकते, उनको मना नहीं कर सकते। फिर ये इनका रूल होता है। अगर आप जब जहाँ मान लो कि एक कैंट होता है, सैनिक लोग का जो कैंट होता है, जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं, जैसे आगरा कैंट है और कौन सा लखनऊ बनारस कैंट है, ये इन लोगों के कैंट में जाओगे तो आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ये कहेंगे बैठो तो आपको यहीं पे बैठना पड़ेगा, बोलेंगे ये साफ करो तो साफ करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार से बाहर है। आपको जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इन लोग का रूल चलता है। क्योंकि इन लोग के पास फंडामेंटल राइट नहीं होता है लेकिन बहुत सीमित होता है, तो इनका कुछ अलग ही रूल होता है। ठीक है, आर्टिकल 34 में क्या बताया कि जब मार्शल लॉ लागू होता है, जिस क्षेत्र में, देश के जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, उस क्षेत्र के जो अधिकार होते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके मौलिक अधिकार अपने आप कम हो जाते हैं, मतलब सीमित हो जाते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में देखो क्या है, आर्टिकल 35 में संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए संसद किसी भी मतलब विशेष मूल अधिकार को, एक दो मूल अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट मतलब विशेष है, उसको प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए उस पर अलग से विधि बना सकती है। विधि मतलब कानून, लॉ, विधि मतलब कानून ना, तो उस पर अलग से कानून बना सकती है। अब ये नहीं कि अलग से कानून बनाए तो उसको कुछ उल्टा पुल्टा कर दे, घुमा दे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नाश हो जाए, मतलब बिगड़ जाए। अलग से कानून बना सकते हैं लेकिन उसको सिर्फ पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में चेंज करो, उल्टा सीधा नहीं कर सकते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको आप उल्ट के अपना लगा दो कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए तब ज्यादा अच्छा है। आप चेंज कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव वे में चेंज करते हो। आर्टिकल 35 में संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ अपने तरीके से मतलब मूल अधिकार में विधि बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ ये संसद के क्षेत्र अधिकार को अधिकार है, मतलब संसद में जो जितने लोग रहेंगे, संसद के क्षेत्र के जो क्षेत्र अधिकार में लोग आते हैं वो सिर्फ ये रूल बना सकते हैं। राज्य वाले नहीं बना कि राज्य विधानमंडल के जो लोग हैं वो भी बना सकते हैं रूल, वो नहीं बना सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ संसद के क्षेत्र अधिकार में जो लोग आते हैं वो बना सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट को विशेष तरीके से प्रभावी और शक्तिशाली जिस कानून को बनाना हो, जिस आर्टिकल को बनाना हो। तो आर्टिकल 33, 34, 35 समझ आया। 33 में क्या है, 33 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ राइट, मतलब मूल अधिकार को सीमित कर देना। सेना के अधिकार को हुआ और गुप्तचर हुए, मीडिया हुए, इनका अधिकार हो गया। 34 में क्या है, 34 में है कि जब मार्शल लॉ लागू होता है, मार्शल लॉ जिस भी क्षेत्र में लागू होता है उस क्षेत्र के नागरिक की जो मौलिक अधिकार होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। 35 में क्या है, 35 में कि संसद का क्षेत्र अधिकार होगा, संसद के क्षेत्र के अधिकार के लोग मूल अधिकार के कुछ विशेष अधिकार को प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए उस पर विधि बना सकते हैं, मतलब लॉ बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ संसद, नॉट राज्य विधानमंडल नहीं, सिर्फ संसद। ओके, ये तीनों आर्टिकल हो गए, क्लियर, खत्म। 33, 34, 35 हो गया। अब ये फंडामेंटल राइट यहीं पे खत्म हो जाता साहब। अब आपको अगर ऐसा लगे कि आपको अच्छा लगा, मतलब पढ़े हो तो खुद के हाथ से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा लगे तो रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपके एकदम क्लियर। मान लो फंडामेंटल राइट तैयार, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आप राज की नीति। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।